आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। इस अध्याय का आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुजों की समरूपता एवं थेल्स प्रमेय और उसका सत्यापन। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि थेल्स प्रमेय के सत्यापन से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है एग्ज़ाम में। तो यह वीडियो देखकर आप इस थेल्स प्रमेय को समझ सकते हो अच्छे से, और इसके अलावा इसका सत्यापन किस तरह से करना है वो भी अच्छे से समझ सकते हो। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि समरूपता एवं समरूप आकृतियाँ क्या होती है। तो इसकी परिभाषा है समरूप आकृतियों की, वे आकृतियाँ जिनके रूप अर्थात आकार समान हो परंतु आमाप समान या भिन्न हो। ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप अर्थात आकार एक जैसे हों परंतु उनके आमाप का मतलब उनकी माप, वो या तो समान हो या फिर भिन्न हो, उन्हें कहते हैं समरूप आकृतियाँ। आकृतियों के इस गुण को समरूपता कहते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप या आकार समान हो परंतु आमाप समान या भिन्न हो, उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। और समरूप आकृतियाँ होने के इस गुण को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। अगर दो आकृतियाँ समरूप है तो उनको समरूपता के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, और समरूपता का चिन्ह बच्चों इस तरह से लिखा जाता है। अब आगे समरूपता से संबंधित कुछ एक पॉइंट लिखे गए हैं, इनको आपने ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट, सभी वृत्त सदैव समरूप होते हैं। कोई भी वृत्त उठा लो बच्चों, वो सारे के सारे एक जैसे रूप के होंगे, उनका रूप एक जैसा होगा, इसलिए हम उनको समरूप कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सभी वर्ग सदैव समरूप होते हैं। वर्ग भी हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं, चाहे कोई सा भी वर्ग हो जाए। तीसरा पॉइंट है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। चौथा पॉइंट, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो सारी आकृतियाँ समरूप होती है। सर्वांगसम आकृतियों के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो जो भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो सारी की सारी समरूप आकृतियाँ होती है। और पांचवा पॉइंट है इसमें, सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। जो भी समरूप आकृतियाँ होगी वो सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। वो सर्वांगसम हो भी सकती है और सर्वांगसम नहीं भी हो सकती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे जो इस प्रश्नावली में से महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता। क्योंकि इस चैप्टर का नाम त्रिभुज है तो हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो दो त्रिभुज अगर हमारे पास हैं तो उनकी समरूपता किन बातों पे निर्भर करती है? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। दो चीज़ें आपने चेक करनी है कि एक तो संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए, और दूसरा पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंदर हमने 2 पॉइंट लिखे थे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉइंट, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं है। संगत भुजाओं का अगर अनुपात समान आ जाए तब भी वो क्या होंगे? समरूप होंगे। अगर संगत भुजाएं बराबर आ जाती है तो वो सर्वांगसम भी हो जाएंगे और समरूप भी हो जाएंगे। अब दो त्रिभुज हमने यहाँ पर लिखे हैं, पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, यानी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कब होंगे? यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो।
तो संगत कोण, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के। कोण बी, कोण क्यू बराबर आ जाए, और कोण सी किसके बराबर आ जाए, कोण आर के बराबर आ जाए। ठीक है। अब संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, ए बी भुजा और पी क्यू भुजा, इनका अनुपात ए बी बटा पी क्यू, बी सी और क्यू आर इनका अनुपात बी सी बटा क्यू आर, और ए सी और पी आर इनका अनुपात हो गया ए सी बटा पी आर। तीनों अनुपात अगर बराबर आ जाए तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, इसका अगला पॉइंट, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होती है, इसका कथन यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हमारे पास एक त्रिभुज है, उसकी कोई एक भुजा ले लो और उसके समांतर एक रेखा खींचो जो कि बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो जब यहाँ से भुजा बिंदुओं के द्वारा एक दूसरे को काटेंगी तो वो यह जो रेखा थी समांतर रेखा, यह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो थेल्स प्रमेय का कथन ऐसे भी लिखा जा सकता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब हम थेल्स प्रमेय के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इस थेल्स प्रमेय को किस प्रकार से सत्यापित किया जा सकता है, कैसे हम इसको आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, वो चीज़ हम समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय का सत्यापन करने के लिए पहले हमने थेल्स प्रमेय का कथन समझा था। अब आप उस कथन को इस डायग्राम से समझो। इस डायग्राम में देखो, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ था और इसकी जो बी सी भुजा है इसके समांतर एक लाइन एक्स वाई खींची गई, जिस एक्स वाई लाइन ने क्या किया, इस त्रिभुज की जो बाकी दोनों भुजाएं हैं उनको डी और ई बिंदुओं पर काट लिया। अब ये इस तरह से काटने के बाद थेल्स प्रमेय ये कहती है कि ये जो विभाजन बिंदु आए हैं इस रेखाओं के ऊपर, तो यहाँ से समान भागों में विभाजित हो जाएगी, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बराबर होएगा। ए डी बटा डी बी का अनुपात और ए ई बटा ई सी का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये है इसके अंदर थेल्स प्रमेय का कथन। अब हम इसका सत्यापन करते हैं। सबसे पहले हमें जो कथन में दे रखा है वो चीज़ें लिखनी होती है। तो हमें दिया क्या गया है, दिया गया है हमें त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची गई है। बी सी के समांतर एक लाइन एक्स वाई यानी कि खींची गई है, जो भुजाओं ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई बिंदुओं पर काटती है। ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर काटती है। अब हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर प्रूव करना है किसके, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये हमें थेल्स प्रमेय का कथन था, उसका सार ये है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी आपस में बराबर होते हैं। इसको हमने प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के लिए इस डायग्राम के अंदर हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हमें एक पॉइंट लिखना पड़ेगा रचना का। रचना कैसे करनी है, बिंदु जो डी है उसको हमने सी से मिला देना है, वह बिंदु ई को बी से मिला देना है। देखो, डी बिंदु को सी से मिला दिया, ई बिंदु को बी से मिला दिया। ठीक, इसके अलावा डी बिंदु से ए सी पर लंब खींच दिया डी एम, व ई से ए बी पर लंब खींच दिया ई एन। इस डी बिंदु से ये सामने वाली जो भुजा है ए सी, इसके ऊपर एक लंब डाल दिया डी एम, और ई बिंदु से इस ए बी भुजा पे लंब डाल दिया ई एन। ठीक है, इतना काम तो आप आसानी से कर सकते हो। रचना के अंदर क्या किया, रचना के अंदर दोबारा समझो, डी बिंदु को मिला दिया सी से, ई बिंदु को मिला दिया बी से, डी बिंदु से इस भुजा पे लंब खींचा, ई बिंदु से इस भुजा पे लंब खींच दिया।
ठीक है। इसके बाद अगला है इसके अंदर उपपत्ति, जिसमें हमें इसको सिद्ध करना होता है। अब हम इसमें करेंगे क्या बच्चों, मेन चीज़ जो आपने यहाँ समझनी है वो कि जो हमें सिद्ध करना है वो वाला पार्ट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो ये हमने लंब डाले हैं, लंब डालने के बाद हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज मिल गए। यहाँ पर जब लंब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण जिस त्रिभुज में बन जाता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपको पता होगी। अब हम इसी का उपयोग करते हुए इसमें समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखना है। त्रिभुज ADE, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर वाला जो पार्ट बन रहा है ADE का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर हम इसका आधार ये ले लें AD, तो इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी EN। और अगर इसका आधार ये ले लेंगे AE, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM। तो दो अलग अलग तरीक़ों से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग तरीक़ों से हमने इसका क्षेत्रफल यहाँ लिखना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2, आधार लिया है AD, तो शीर्ष E से लंब डाल दिया EN, तो AD गुणा ऊंचाई हो गई EN। और दूसरी तरफ अगर हम इसका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालें, जहाँ पर 1/2 आधार इस बार हम AE ले लें, AE, तो इसका लंब कौन होगा, ये DM होगा। तो AE गुणा DM आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 हमने प्राप्त कर ली। अब अगर हम देखें कि समीकरण 1 व 2 का आपस में भाग कर दें, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, तो इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में भी सेम ही आ जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बराबर में ये वाला मान 1/2 गुणा AD गुणा EN और बटा में 1/2 गुणा AE गुणा DM। ये दोनों एक जैसे मान होने के कारण ये आपस में कट जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और दूसरी तरफ 1/2 से 1/2 कट गया, AD गुणा EN बचा ऊपर और नीचे बच गया AE गुणा DM। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ADE वाला जो क्षेत्रफल है उसको दो अलग अलग तरीक़ों से निकाला और दोनों को भाग दे दिया, दोनों कट गए, एक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमें मिल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आया था, एक का मल्टीप्लाई होगा इधर AE गुणा DM बराबर AD गुणा EN। अब जो हमने प्रूव करना था बच्चों, पिछले पेज पे अपने एक बार वापस चलते हैं। यहाँ देखिए AD/DB लिखा हुआ है, AD/DB और AE/EC लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम AD जो हमने प्रूव करना है कि AD/DB और AE/EC, उसको हमने इसमें हमने बनाना है। तो AD/AE हमें मिल गया और DM/EN, इनको अपने आपस में देखेंगे तो हमें एक तरफ ऐसे मान रखने हैं कि जहाँ पर AD ऊपर आ जाए। देखो AD आ गया और ये यहाँ से AE हमने इधर लिख लिया, और दूसरी तरफ से DM और ये EN आ गया। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसके अंदर से पूरे में देखो, ये दोनों आधार थे, AD और AE आधार थे, और ये थी ऊंचाइयाँ, जो लंब डाले गए थे वो ऊंचाइयाँ थी। तो ऊंचाइयों को एक साथ रखना है और आधारों को एक साथ रखना है। देखो AE गुणा DM, तो DM ऊंचाई है तो DM इधर पड़ा रहेगा और AE इधर बटा में चला जाएगा, और AD आधार है तो आधार के नीचे आधार आएगा। ये EN इसकी लंब थी यानी कि ऊंचाई थी तो इधर आ गई बटा में, तो ये बन गया DM/EN बराबर AD/AE। यहाँ पर अगर आप गलती करोगे तो आगे सवाल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान ये रखना है आपने कि आधार एक तरफ, ऊंचाइयाँ एक तरफ। अब कौन सा आधार है और कौन सी ऊंचाई वो आप डायग्राम देख के भी पता कर सकते हो, या जब आपने ये यहाँ पर लिखा था तब भी आपको पता चल गया होगा कि EN और DM ऊंचाइयाँ हैं और AD और AE आधार है। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम नीचे इस डायग्राम में दोबारा से देखेंगे।
इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, पहले हमने ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला था, अब हम बी डी ई का निकालेंगे। पहले हमने ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला, अब हम निकालेंगे बी डी ई इसका क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर भी ये इसका आधार है और इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके शीर्ष से इसी भुजा पे डाला गया लंब ई एन, तो ये आ जाएगा बी डी गुणा ई एन आ जाएगा, 1/2 बी डी गुणा ई एन। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो ये हमने इस तरह से, आधार हो गया बी डी और ऊंचाई हो गई ई एन। अब इसके बाद हमने इसके साथ दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, जैसे हमने पहले ए डी ई लिया था, अब हमने फिर उसके बाद में बी डी ई लिया, अब इस बार हम सी डी ई या फिर हम डी ई सी लिख देते हैं इसे, जो चाहे तो सी डी ई लिख देना, चाहे डी ई सी लिख देना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकालना है। पहले हमने ये वाला, अब इसके साथ ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसका आधार है और इससे ये डाला गया लंब डी एम है, तो 1/2 ई सी गुणा डी एम आ जाएगा। तो 1/2 ई सी गुणा डी एम, ये आ गया त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये वाली लाइन पढ़ो, यहाँ लिखा है त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं डी ई व बी सी के मध्य बने हुए त्रिभुज हैं। इस लाइन का मतलब देखिए, ये जो हमने दो त्रिभुज लिए थे, एक तो लिया था बी डी ई, दूसरा सी डी ई या डी ई सी, ये दोनों इन समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं और एक ही आधार डी ई के ऊपर बने हुए हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारे पास त्रिभुज बी डी ई था और त्रिभुज डी ई सी था, दोनों के ही क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पीछे हमने जो समीकरण बनाई थी, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, ये दोनों हो गए आपस में बराबर। बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल आपस में हो गए बराबर। तो यहाँ से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, तो एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसको अपने एक दूसरे के बराबर होने के कारण काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, जैसे हमने पीछे किया था सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर। और ये बच जाएगा हमारे पास बी डी गुणा ई एन और बटा में ई सी गुणा डी एम। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि ई एन और डी एम ये दोनों क्या है, ऊंचाइयाँ हैं और ये है आधार। तो जब आप इनका तिरछा गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तब क्या होगा, डी एम के बटा में ये ई एन आएगा और ई सी के बटा में ई सी चला जाएगा बी डी के बटा में। तो इस तरह से हमें दो समीकरणें मिल गई, एक तो समीकरण नंबर 7 और एक पीछे हमने समीकरण नंबर 3 निकाली थी। समीकरण नंबर 3 देखिए, डी एम बटा ई एन बराबर आया था ए डी बटा ए ई, और समीकरण नंबर अभी हमने 7 निकाली है डी एम बटा ई एन, जो कि है बी डी बटा ई सी। तो दोनों के बराबर में इधर क्या लिखा हुआ था, डी एम बटा ई एन। तो अगर ये मान इसके बराबर है और इधर समीकरण नंबर 3 में ये वाला मान इसके बराबर है, तो ये वाले जो मान हैं दोनों आपस में हो गए बराबर। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 7 से ए डी बटा बी डी, जो कि पिछली समीकरण में डी एम बटा ई एन के बराबर में यहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ पर डी एम बटा ई एन के बराबर में लिखा हुआ है बी डी बटा ई सी, तो ये यहाँ आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा बी डी बटा ई सी। यहाँ पर अपने पास होएगा ए डी बटा डी बी, एक मिनट, यहाँ पर अपने पास होना चाहिए था ए डी बटा ए ई। ठीक है, ए डी बटा ए ई बराबर बी डी बटा ई सी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो रहा है, इसके एक स्टेप और बढ़ गया कि ए डी बटा ए ई को अब अपने रिप्लेस कर देंगे यहाँ से।
ये वाला मान इधर चला गया, ये मान इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा AD बटा BD बराबर में आ जाएगा ये AE इधर और बटा में EC। अब इसके लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम। थोड़ा करेक्शन था बच्चों, ये करेक्शन आप कर लेना, ठीक है।